क्लास में हम लोगों ने डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल डिस्कस किया था। क्लाइव से एक और टॉपिक रह गया था, क्लाइव के रिफॉर्म्स, वो किसी दिन और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वॉरेन हेस्टिंग्स, आपके सेकेंड यूनिट का सेकेंड चैप्टर, वो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो टाइम पीरियड था इंडिया में वो 1772 से 1785 तक था। क्लाइव 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद क्लाइव जाता है तो इंटरवीनिंग पीरियड में वेरलस्ट 1767 से 69 तक, और उसके बाद कार्टियर 2 तक, ये दोनों बंगाल के गवर्नर बनते हैं। और कार्टियर के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर 1772 में इंडिया आता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड को अगर हम डिवाइड करें तो 3 मेन हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसके फॉरेन पॉलिसी या एक्सटर्नल पॉलिसी, और तीसरा उसके अंडर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए। आज हम लोग वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए थे, यानी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, वैसे तो ये आपके 4th यूनिट का मैटर है, सिलेबस है, लेकिन मैं इसे आज ही डिस्कस करता हूँ ताकि आपको आगे समझने में आसानी हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके पीछे जो रीजंस थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के पीछे जो रीजंस थे, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट एंशियस थी कि इंडिया से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी एक शेयर हो, एक हिस्सा हो। और इस कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहले भी 1766 में भी कंपनी को 4 लाख पाउंड का लोन दिया था, और इस शर्त के साथ दिया था कि इसके बदले में वो एक रिटर्न उनको दे। दूसरी चीज ये थी कि इस टाइम पीरियड में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो प्राइवेट ट्रेड में एंगेज्ड थे, और उस प्राइवेट ट्रेड से उनको काफी प्रॉफिट हो रहा था, ह्यूज प्रॉफिट हो रहा था। और जब वो इंग्लैंड वापस जा रहे थे तो उसी प्रॉफिट से वो लोग शेयर्स खरीद रहे थे वहां पे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में उनका दबदबा ज्यादा हो गया था। जबकि दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डेब्ट्स में जा रही थी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ऋण मांग रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट सरप्राइज था कि एक तरफ तो कंपनी के सर्वेंट्स इतने अमीर हो रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनी घाटे में जा रही है। तो इस वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 कमिटीज बनाई, एक सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी, ताकि वो कंपनी के ऊपर एक इंक्वायरी कर सकें कि कंपनी इतने घाटे में क्यों जा रही थी। तीसरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम था, चूंकि 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया था कि वो इंडिया में या ईस्ट के बाकी कंट्रीज में ट्रेड के रूप में, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में इंडिया आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद और आफ्टर 1764 जब इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, तो कंपनी के पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स आ गई थी। निजामत के फंक्शंस, हालांकि डुअल गवर्नमेंट में हमने डिस्कस किया था कि वो बंगाल के नवाब पर उसने रहने दिया, लेकिन फिर भी डेप्यूटी निजाम को वो नियुक्त करती थी। नवाब को कभी भी वो लोग पदच्युत कर देते थे, रिमूव कर देते थे थ्रोन से। तो एक तरह से एक सॉवरेन पावर बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में कंपनी एक सॉवरेन पावर की तरह एक्ट कर रही थी। तो इस वजह से ये जरूरत थी कि कंपनी की टेरिटोरियल पोजीशन जो इंडिया में है उसको रेगुलाइज किया जाए, उसको नियमित किया जाए, उसको नियंत्रित किया जाए।
इस वजह से रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। डुअल गवर्नमेंट डिटेल में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था और देखा था कि डुअल गवर्नमेंट में कंपनी के पास अधिकार तो सारे थे, लेकिन जिम्मेदारी वो अपने ऊपर नहीं लेना चाह रही थी, और इस वजह से बंगाल में ना प्रॉपर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, ना पुलिस थी, ना प्रॉपर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, और वहां से बहुत मात्रा में कर और राजस्व इकट्ठा किया जा रहा था। और इस टायरेनिकल रूल का एक प्रभाव था कि 1770 में बंगाल में अकाल आता है। हालांकि वेरलेस्ट के टाइम में इंग्लिश सुपरवाइजर्स को अपॉइंट किया गया था ताकि वो राजस्व जो हो रहा है उसको नियंत्रित कर सके, उस पर देखरेख कर सके। लेकिन ये इंग्लिश सुपरवाइजर्स भी प्राइवेट ट्रेड में इंगेज थे और ये लोग भी काफी करप्ट थे, तो उसका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आता है तो पहला काम वो वही करता है कि डुअल गवर्नमेंट बंगाल में खत्म करता है। पांचवा कारण ये था कि इस टाइम पीरियड में इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही लूज और अनकंसोलिडेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी टेरिटरीज थी उस पर प्रॉपर नियंत्रण नहीं था। हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 प्रेसिडेंसीज इंडिया में थे, एक तो बंबई में था, एक मद्रास में था और एक कैलकाटा में था। लेकिन इन 3 प्रेसिडेंसीज के ऊपर कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी जो इन 3 प्रेसिडेंसीज के ऊपर कंट्रोल रख सके और उन्हें गाइड कर सके। तो ये प्रेसिडेंसीज अपनी मर्जी के मालिक थे और जब भी चाहते ये इंडियन पावर्स के साथ वॉर और ट्रीटी में एंगेज हो जाते, कभी भी युद्ध छेड़ देते और कभी भी इंडियन पावर्स के साथ ट्रीटी और अलायंसेस फॉर्म कर लेते थे। तो इनके ऊपर एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की कमी थी। प्लस इसी टाइम पीरियड में मैसूर के साथ एंग्लो मैसूर वॉर होता है और हैदर अली कंपनी को हराता है 1769 में। तो ये भी एक बहुत बड़ा धक्का था, बहुत बड़ा आघात था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। इस वजह से एक कंट्रोल इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी पर आवश्यक था। मैंने ये भी बताया कि इस टाइम पीरियड में भले ही कंपनी के सर्वेंट्स बहुत अमीर हो रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही थी, डेब्ट में जा रही थी, और ये बार बार ब्रिटिश पार्लियामेंट से लोन की मांग कर रही थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट इन्हें लोन तो ग्रांट कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें अपना डिविडेंड, अपना शेयर मांग रहा था। तो 1766 में मैंने बात की थी, 1766 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 6% जो भी इंडिया से प्रॉफिट हो रहा था उसका 6% डिविडेंड या 6% शेयर मांगा। ये शेयर आगे जाके 10% और 1772 तक 12.5%, 12.5% तक ये शेयर हो गया था। इतना बड़ा पोर्शन, प्रॉफिट का इतना बड़ा पोर्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑलरेडी 1772 में मांग कर रही थी कंपनी से। इसका प्रभाव ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट होने की कगार पे आ चुका था, दिवालिया होने की कगार पे आ चुका था। इस टाइम तक उसका ऋण करीब 6 मिलियन पाउंड तक पहुंच चुका था। तो इन सारी एक्टिविटीज के कारण, इन सारी सर्कमस्टेंसेस के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 कमिटीज अपॉइंट की, एक सेलेक्ट कमिटी और एक सीक्रेट कमिटी। सेलेक्ट कमिटी की अध्यक्षता जनरल बरगोइने कर रहा था। इन दोनों कमिटीज ने अपनी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने 1772 के मार्च में रखी, और इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 एक्ट पास किए।
पहला एक्ट जो था उसके तहत कंपनी को 14 लाख पाउंड का लोन दिया गया एट 4% इंटरेस्ट। और सेकेंड एक्ट जो था वो था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट जब पार्लियामेंट के समक्ष बिल के रूप में प्रस्तुत किया गया था तो इसको बहुत बड़ी मात्रा में ऑपोजिशन फेस करना पड़ा। डायरेक्टर्स कह रहे थे कि ये बिल जो है ये कंपनी का पावर ट्रांसफर कर देगा ब्रिटिश क्राउन के ऊपर और कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो डायरेक्टर्स इसको अपोज कर रहे थे इस बिल को, प्लस ऑपोजिशन भी था, वो भी अपोज कर रहा था। एडमंड बर्क ऑपोजिशन लीडर थे, वो इस बिल को कह रहे थे कि इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट फाउंडेड ऑन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मोटिव, यानी एक असंवैधानिक एक्ट है जिसका उद्देश्य असंवैधानिक है। तो ऑपोजिशन का इतना बड़ा विरोध हो रहा था, इसके बावजूद उस टाइम के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ, उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ थे, उन्होंने ये बिल संसद के समक्ष रखा और अल्टीमेटली ये बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में 131 वोट्स इसके फेवर में पड़े और 21 वोट्स इसके अगेंस्ट में पड़े, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 74 वोट्स इसके फेवर में पड़े और 17 वोट्स इसके अगेंस्ट में पड़े। तो फाइनली ये बिल पास होता है। ये पहला एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी के जो टेरिटोरियल पोजीशंस हैं इंडिया में और कंपनी के जो अधिकार हैं उसको नियंत्रित और उसको रेगुलराइज करने की कोशिश की गई थी इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट को हम लोग, इस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होम गवर्नमेंट में क्या चेंजेस हुए इस एक्ट के बाद, और दूसरा इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चेंजेस हुए इस एक्ट के आने के बाद। तो पहला हेडिंग होगा होम गवर्नमेंट में जो चेंजेस हुए इस एक्ट के आने के बाद, यानी गृह सरकार में जो चेंजेस हुए इस एक्ट के बाद। इस टाइम में होम गवर्नमेंट यानी इंग्लैंड में इस टाइम में कंपनी के प्रशासन की देखभाल करने के लिए दो संस्थाएं होती थी। पहली संस्था होती थी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरी संस्था होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को हिंदी में निदेशक मंडल कहते हैं। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो था ये कंपनी के शेयर होल्डर्स की एक संस्था थी। कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होते थे वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य होते थे, और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपने सदस्यों में से 24 डायरेक्टर्स या 24 निदेशकों की नियुक्ति करते थे, और इन डायरेक्टर्स के द्वारा निदेशक मंडल की स्थापना होती थी। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल था ये इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द कंपनी थी इंग्लैंड में। इसमें 24 डायरेक्टर्स होते थे। इन डायरेक्टर्स या निदेशकों का चुनाव प्रतिवर्ष किया जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स द्वारा। अपने सदस्यों में से 24 निदेशकों का चुनाव प्रतिवर्ष किया जाता था, और इन निदेशकों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता था। तो ये तो सर्कमस्टेंसेस थे रेगुलेटिंग एक्ट पास होने से पहले। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गृह सरकार या होम गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस किए गए। पहला चेंज ये था कि टर्म या टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स को 1 साल से बढ़ाकर अब 4 वर्ष कर दिया गया। अब निदेशकों की जो पदावधि थी वो 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई, और इनमें से 1/4 हर साल रिटायर होते थे। यानी हर साल आपको 6 डायरेक्टर्स की नियुक्ति करनी होती थी। तो टोटल 24 थे और उनमें से 1/4 हर साल रिटायर होते थे। हर एक डायरेक्टर का जो
टेन्योर होगा वो 4 साल होगा। इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पास होने से पहले इनका टेन्योर 1 साल था। अब रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा डायरेक्टर्स या निदेशकों का टेन्योर बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। ये पहला चेंज था। दूसरा चेंज ये था कि इस अधिनियम में यह उपबंध किया गया कि नागरिक और सैनिक विषयों पर जो भी पत्र आदि निदेशक मंडल के पास आए उन्हें वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समक्ष प्रस्तुत करे। यानी जो डायरेक्टर्स के पास जो भी करस्पॉन्डेंस इंडियन अथॉरिटीज से आ रही है रिगार्डिंग सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारा करस्पॉन्डेंस डायरेक्टर्स को सबमिट करना होता था बिफोर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो करस्पॉन्डेंस रेवेन्यू ऑफ इंडिया से रिलेटेड थे उसे उन्हें प्लेस करना होता था, उसे उन्हें सबमिट करना होता था बिफोर द ट्रेजरी। यानी राजस्व से संबद्ध जो पत्रादि हो उनकी प्रतियां आय विभाग को भेजी जाती थी। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा निदेशक मंडल पर संसद के प्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था की गई। तीसरा चेंज जो होम गवर्नमेंट में हुआ वो ये था कि कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स का वोटिंग क्वालिफिकेशन बढ़ाया गया। इससे पहले कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स को वोट देने का अधिकार उन प्रोपराइटर्स या उन शेयर होल्डर्स के पास होता था जो चुनाव से कम 6 महीने पहले जिनके पास 500 पाउंड का शेयर हो। केवल वो प्रोपराइटर्स या केवल वो शेयर होल्डर्स वोट देने के अधिकारी होते थे जिनके पास चुनाव से कम 6 महीने पहले 500 पाउंड का शेयर हो या 500 पाउंड के वो शेयर होल्डर हो। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब ये चेंज किया गया कि चुनाव से कम 1 वर्ष पूर्व जिस भी शेयर होल्डर के पास 1000 पाउंड के शेयर का राइट हो या 1000 पाउंड के शेयर का वो स्वामी हो वो वोट दे सकता है। तो थर्ड चेंज जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाया गया वो ये था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओनली दोज हु हैड हेल्ड अ स्टॉक ऑफ 1000 पाउंड for at least 12 months preceding the date of election would be able to enjoy the right to vote. इससे क्या हुआ, इससे बहुत से प्रोपराइटर्स जो थे वो वोट देने के अधिकार से वंचित हो गए और अब वोट जो है बहुत ही सीमित शेयर होल्डर्स ऐसे थे जो अब वोट दे सकते थे। इस एक्ट के बाद एक अनुमान के द्वारा ये कहा गया कि 1246 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जो डिस्क्वालिफाइड हो गए वोट देने से। चौथी चेंज ये हुई थी कि इसमें ये कहा गया कि जिन प्रोपराइटर्स या जिन शेयर होल्डर्स के पास 3000 पाउंड से अधिक शेयर हो वो 2 वोट दे सकते हैं। जिनके पास 10,000 पाउंड से अधिक शेयर हो वो लोग 4 वोट दे सकते हैं। यानी सीधे तौर पर जिनके पास ज्यादा पैसा या ज्यादा शेयर होगा वो ज्यादा वोट दे सकते थे। यानी 3000 पाउंड जिनके पास होगा वो लोग 2 वोट दे सकते हैं और जिनके पास 10,000 पाउंड या 10,000 पाउंड से ज्यादा का शेयर होगा वो लोग 4 वोट दे सकते हैं। ये कुछ चेंजेस थे जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गृह सरकार में जो चेंजेस हुए या होम गवर्नमेंट में चेंजेस हुए। दूसरी हेडिंग है कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में क्या चेंजेस हुए, यानी भारत में क्या क्या चेंजेस हुए, ये दूसरी सब हेडिंग है। पहला तो ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका डेजिग्नेशन अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। यानी बंगाल का गवर्नर अब से बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल
क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब से बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम या उपनाम अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। इसके मायने क्या थे? इसका मायना ये था कि अब से जो बंगाल का गवर्नर होगा वो बाकी दो जगह यानी मद्रास का गवर्नर और बंबई का गवर्नर जो होगा उसका उससे वो सुपीरियर होगा। यानी इंडिया में जो भी टेरिटोरियल पोजेशंस होंगे, जो भी क्षेत्राधिकार इनके पास होगा, उसका स्वामित्व या उस पर सुपीरियरिटी जो होगी वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की होगी और वो बाकी प्रेसिडेंसीज को निर्देशित करेगा किसी भी मामले में। यानी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव पड़ी। जब मैंने रीजंस बताए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट के रीजंस क्या थे, तो मैंने बताया था कि यहाँ कहने को तो 3 प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल में, मद्रास में और बंबई में, लेकिन कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था इंडिया में जो इन तीनों प्रेसिडेंसीज पर कंट्रोल कर सके। तो पहला जो प्रोविजन रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो चेंज लाया गया वो ये था कि बंगाल का गवर्नर अब से बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया जाएगा और वो बाकी दोनों प्रेसिडेंसीज पर नियंत्रण रख सकता था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सालाना 25,000 पाउंड की सैलरी मिलती थी। उसकी सहायता के लिए एक काउंसिल का निर्माण किया गया जिसमें 4 सदस्य होते थे। उसकी सहायता के लिए एक गवर्नर जनरल इन काउंसिल का निर्माण किया गया और इस काउंसिल में 4 सदस्य होते थे और उन 4 सदस्यों की सालाना जो सैलरी थी वो 10,000 पाउंड थी। रेगुलेटिंग एक्ट में ही बंगाल के पहले गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के 4 सदस्यों के नाम मेंशन थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम था और उसके काउंसिल के सदस्यों के रूप में रिचर्ड बारवेल, जनरल क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस और कर्नल मॉनसॉन को अपॉइंट किया गया। नेम्स मैं लास्ट में चैट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। लेकिन रिचर्ड बारवेल, जनरल क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस और कर्नल मॉनसॉन जिनको काउंसिल में अपॉइंट किया गया था, उनमें से केवल बारवेल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स को सपोर्ट करता था। बाकी 3 सदस्य जो थे, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस और कर्नल मॉनसॉन, ये हमेशा वॉरेन हेस्टिंग्स को नीचा दिखाने में या उसकी नीतियों को रद्द करवाने के पीछे या उसके केवल अगेंस्ट में ही काम कर रहे थे। और फिलिप फ्रांसिस तो खास रूप से वॉरेन हेस्टिंग्स का प्रतिद्वंदी कहा जाता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके काउंसलर्स का टेन्योर 5 साल का होगा, परंतु 5 साल से पहले भी उन्हें किंग द्वारा हटाया जा सकता है, किंग ऑफ ब्रिटेन द्वारा उन्हें हटाया जा सकता था। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में उनकी जो टेन्योर होगा वो 5 साल का होगा। अगर कोई वैकेंसी होती है गवर्नर जनरल की काउंसिल में, तो उस वैकेंसी को काउंसिल फिलअप कर सकती है विद द परमिशन ऑफ द क्राउन। 5वां, कोई भी डिसीजन काउंसिल की मेजॉरिटी के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि काउंसिल में से केवल जो रिचर्ड बारवेल था वो केवल वॉरेन हेस्टिंग्स के सपोर्ट में रहता था। बाकी 3 सदस्य जो थे, क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस और कर्नल मॉनसॉन, ये तीनों उसके अगेंस्ट में रहते थे। यानी जो डिसीजन होगा या काउंसिल का जो डिसीजन होगा वो ऑब्वियसली वॉरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट में ही होता था। ऑल्दो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये राइट था कि इन केस ऑफ अ टाई वो कास्टिंग वोट या निर्णायक मत दे सकता था। इसके अलावा इसमें कहा गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी की नागरिक एवं सैनिक शक्ति
सपरिषद गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई, यानी ऑल सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार गवर्नर जनरल इन काउंसिल को दे दिया गया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल बंगाल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते थे, ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते थे फॉर बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। लेकिन इस एक्ट में बाकी दोनों प्रेसिडेंसीज यानी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना सकते थे, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मद्रास और बम्बई ये उन्हीं के पास रहने दिया गया और गवर्नर जनरल इन काउंसिल का वो अधिकार क्षेत्र में नहीं था। लेकिन गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ये अधिकार दिया गया कि जो भी युद्ध और संधियों से निहित मामले थे मद्रास और बम्बई के, या बाकी कोई भी नई प्रेसिडेंसी अगर इंडिया में बनती है तो उसके युद्ध और संधियों से निहित मामले जो हैं उस पर अधिकार जो होगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का होगा। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की ये ड्यूटी है कि अगर वो कोई भी युद्ध करते हैं या कोई भी संधि करते हैं भारतीय शासकों के साथ, तो उसकी सूचना उन्हें तत्काल ही गवर्नर जनरल इन काउंसिल को देनी होगी, और आफ्टर गेटिंग द परमिशन ऑफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल तभी वो कोई भी वॉर या कोई भी पीस कंक्लूड कर सकते थे। बिना गवर्नर जनरल इन काउंसिल की परमिशन के ये लोग कोई भी युद्ध या कोई भी संधि नहीं कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट में एक शर्त ये रखी गई कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी आपात स्थिति में वो कोई भी युद्ध या कोई भी संधि कर सकते थे बिना गवर्नर जनरल इन काउंसिल के परमिशन के, लेकिन इसकी सूचना उन्हें इंग्लैंड में किंग को देनी होती थी। तो ये सबसे बड़ा जो इस एक्ट में जो सबसे बड़ा डिफेक्ट था, जो सबसे बड़ी खामी थी, वो ये था कि इसमें ये कहा गया कि इमरजेंसी के काल में या आपात स्थिति में मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसीज हैं वो युद्ध या संधि कर सकती थी, और इसके लिए वो लोग बंगाल के गवर्नर जनरल इन काउंसिल की परमिशन नहीं लेते थे। और इसी का परिणाम था कि मराठों के साथ उनका युद्ध होता है, द्वितीय मैसूर युद्ध होता है, ये सब वॉरेन हेस्टिंग्स के पीरियड में ही होता है। और ये रेगुलेटिंग एक्ट में ही ये एक खामी थी, और जिसका कारण ये था कि बिना वॉरेन हेस्टिंग्स के परमिशन के बम्बई प्रेसिडेंसी मराठाओं के साथ युद्ध में उलझी और मद्रास प्रेसिडेंसी मैसूर के साथ युद्ध में उलझती है। तो ये कुछ चेंजेस थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में किए गए रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। लास्ट इसमें ये मेंशन था कि बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, और कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट होता है 1774 में। इस सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और 3 और अदर जजेस होंगे। सर एलिजा एम्पे, इनको पहला चीफ जस्टिस बनाया गया था बंगाल का, और बाकी 3 जजेस जो थे उनके नाम थे लिमेस्टर, चेम्बर्स एंड हाइड। नेम्स में मेंशन कर दूंगा चैट बॉक्स में। ये सारे जजेस जो होंगे उनका टेन्योर होगा, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन था वो ये था कि कम से कम उन्होंने 5 साल तक इंग्लैंड या आयरलैंड में बैरिस्टर के रूप में काम किया हो। इनका टेन्योर किंग्स प्लेजर, यानी सम्राट के प्लेजर के अधीन था, यानी जब भी सम्राट चाहे इन्हें इनके पद से हटा सकता था। कोर्ट को ये कहा गया कि वो रूल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसेस का निर्माण करे,
अपने लिए नेसेसरी सबऑर्डिनेट स्टाफ की नियुक्ति करे, सैलरी ऑफ मेंबर्स कितना होना चाहिए इसको डिसाइड करे। इसके जुरिस्डिक्शन के बारे में कहा गया कि इसका क्षेत्राधिकार जो होगा वो फॉर द टाउन ऑफ कैलकाटा, द फैक्ट्री ऑफ फोर्ट विलियम एंड अदर फैक्ट्री सबऑर्डिनेट टू इट, यानी कलकत्ता शहर, फोर्ट विलियम और फोर्ट विलियम के अधीन जो फैक्ट्रीज थी वो इसके क्षेत्राधिकार में या इसके जुरिस्डिक्शन में होगा। धार्मिक, न्यायिक और आपराधिक मामलों में उनका अधिकार होगा, यानी ecclesiastical, civil and criminal jurisdiction over the British subjects in Bengal, बिहार एंड उड़ीसा, ये कहा गया। इस एक्ट में जो एक खामी ये थी कि रेगुलेटिंग एक्ट में ये मेंशन नहीं किया गया कि क्लियरली मेंशन नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसके ऊपर होगा। इसमें कहा गया ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ये ब्रिटिश सब्जेक्ट क्या केवल वही कंपनी के सर्वेंट्स होंगे या ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो भी पर्सन होगा, यानी इंडियन पर्सन्स भी जो होंगे उनके ऊपर भी इनका अधिकार होगा, या केवल कंपनी के सर्वेंट्स जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रह रहे हैं उनके ऊपर इनका अधिकार होगा, ये क्लियरली मेंशन नहीं था। तो ये इसका एक फॉल्ट था। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पास किए गए थे। अब इसको अगर हम लोग एनालाइज करें कि इस एक्ट में क्या क्या गलतियां थी, तो पहला तो इसमें यही गलतियां थी कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्लियरली डिफाइंड नहीं था। उसके अंदर में उसका जुरिस्डिक्शन किन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स पे होगा, यानी कोई भी पर्सन जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रह रहा है उनके ऊपर इनका जुरिस्डिक्शन होगा, या केवल कंपनी के सर्वेंट्स के ऊपर इनका जुरिस्डिक्शन होगा, या केवल उन पर्सन्स पे होगा जो कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं। तो ये क्लियरली मेंशन्ड नहीं था रेगुलेटिंग एक्ट में। दूसरी खामी इसमें ये थी कि मैंने बताया कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसीज को ये कहा गया कि युद्ध और संधि से रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की परमिशन के बिना वो लोग नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें ये कहा गया कि इमरजेंसी की सिचुएशन में या आपात स्थिति में वो किंग की परमिशन के द्वारा ट्रीटीज कर सकते थे, वॉर्स कर सकते थे। तो ये एक मैटर ऑफ डिबेट था, रेगुलेटिंग एक्ट में ये एक फॉल्ट था। तीसरा इसमें ये नहीं कहा गया था कि जो दीवानी के अधिकार जो उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्राप्त किए थे, और निजामत के अधिकार भी, डुअल गवर्नमेंट चूंकि खत्म हो गया था तो निजामत के अधिकार भी इसके क्षेत्र में आ गए थे। तो इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा क्लैरिफिकेशन इस एक्ट में नहीं था। लेकिन फिर भी ये एक पहला एक्ट था जिसके द्वारा, एक पहला अटेम्प्ट था जिसके द्वारा सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी। भारत में एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी। तो इस वजह से ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है।